पहला टर्म जो यूज़ होता है वो है थर्मोडाइनामिक्स। तो आपको पता होगा कि थर्मो जो वर्ड है वो रिलेट करता है हीट के साथ। थर्मो जो वर्ड है वो रिलेट करता है किसके साथ है? हीट के साथ ये वर्ड रिलेट करता है। और डायनामिक्स वर्ड जो रिलेट करता है वो मूवमेंट के साथ रिलेट करता है। यानी जब भी हीट का मूवमेंट होने लगे तो हम कहेंगे कि हम थर्मोडायनामिक्स स्टडी कर रहे हैं। यानी मूवमेंट ऑफ हीट का अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको थर्मोडायनामिक्स बोला जाएगा। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस और ब्रांच ऑफ फिजिक्स आप कह सकते हैं, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आप कह सकते हैं, व्हिच डील्स विद चेंजेस इन एनर्जी यूजुअली हीट दैट accompany फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। ठीक है, तो चेंज इन हीट जहां भी होता है उसका स्टडी करना, इसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। विथ चेंजेस इन एनर्जी दैट accompany फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर, जिसके वजह से फिजिकल चेंजेस भी आता है और केमिकल चेंजेस भी आता है मैटर के अंदर। यानी पदार्थ के अंदर चेंजेस जरूर आएगा ना, जब उसके अंदर से हीट एनर्जी चला जाए या हीट एनर्जी उसको दिया जाए तो उसके अंदर केमिकल और फिजिकल चेंजेस तो जरूर होगा। जैसे पानी है, पानी को हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उबालेंगे तो बॉयल होने लगेगा, फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यही बात है। अब देखते हैं लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के क्या लिमिटेशंस हैं, यानी उसमें क्या गड़बड़ी है जो थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करने टाइम में हमको हो सकती है। इट इज़ अप्लाइड टू मैटर इन बल्क। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टडी है सिर्फ बल्क मैटर के लिए एप्लीकेबल है, यानी माइन्यूट एटम्स के लिए अगर हम मॉलिक्यूल्स के लिए अगर स्टडी करेंगे तो नहीं कर सकते, तो बल्क मैटर के लिए हमको स्टडी करना होगा। एंड नॉट टू इंडिविजुअल एटम्स, किसी इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल के लिए हम थर्मोडायनेमिक स्टडी नहीं कर सकते। इट प्रेडिक्ट्स ओनली द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस एंड नॉट इट्स सक्सेस। यानी थर्मोडायनेमिक्स जो है वो सिर्फ फिजिबिलिटी बताएगा, यानी ये हो सकता है या नहीं, यानी कितना आसान है, कितना इजीली ये हो सकता है, इसका फिजिबिलिटी बताएगा। फिजिबिलिटी बताएगा, फिजिबिलिटी मतलब हाउ इजी और डिफिकल्ट इज समथिंग, तो वो बताएगा, लेकिन सक्सेस होगा या नहीं ये नहीं बता सकता। ये थर्मोडायनेमिक्स का एक लिमिटेशन है। तीसरा लिमिटेशन क्या है? इट डज नॉट प्रेडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। फोर्थ इसका लिमिटेशन देखेंगे, इसका जो फोर्थ लिमिटेशन है, इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में ये हमको कुछ भी नहीं बताता है। इसके बाद देखो सिस्टम, ये जो वर्ड आता है सिस्टम, तो ये सिस्टम जो वर्ड है इसका क्या मतलब है? देखिए हम जब बात कर रहे हैं सिस्टम का तो हम थर्मोडायनामिक्स में जो सिस्टम वर्ड यूज होता है उसकी बात कर रहे हैं। बाकी बहुत जगह में सिस्टम का मतलब दूसरा कुछ हो सकता है। जैसे कंप्यूटर में हम सिस्टम बोलते हैं, पूरा जो सेटअप होता है उसको सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं, तो थर्मोडायनामिक्स में जब भी हम किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं तो उस पार्ट को हम सिस्टम बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स है, अब मैंने क्या करा, अपना आधार बना लिया इसी बॉक्स को। अब मैं देखूंगा कि इसके बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में मैं स्टडी करूंगा, इसके बॉक्स के बाहर मैं कुछ भी स्टडी नहीं करूंगा। इसी बॉक्स को मैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस बॉक्स में कितना एनर्जी गया, कितना एनर्जी इस बॉक्स से बाहर आ गया, इसी को हम स्टडी करेंगे, तो इसको बोलेंगे हम सिस्टम। तो ये जो बॉक्स का जो बाउंड्री है उसको हम बोलेंगे बाउंड्री, और बाउंड्री के बाहर जो भी चीज़ है जो सिस्टम से आउट ऑफ द सिस्टम है, यानी ये बॉक्स के अंदर जो हुआ वो सिस्टम हुआ हमारा जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं। और इस बॉक्स का जो बाउंड्री है, यानी बॉक्स का जो बॉक्स बाकायदा घेरा है वो हमारा क्या हो गया, बाउंड्री हो गया। और बॉक्स के बाहर जो भी चीज़ है वो हमारा सराउंडिंग हो गया। तो उसको हम जो लैंग्वेज है उसमें हम समझते हैं किस तरह से ये लैंग्वेज लिखा हुआ है। इट इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स सिलेक्टेड फॉर थर्मोडायनेमिक स्टडी। जैसे मैंने ये बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया, अब इसके अंदर जो भी घटित होता है इसको मैं स्टडी करूँगा, तो ये हमारा सिस्टम हो गया। इट इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स सिलेक्टेड फॉर थर्मोडायनेमिक स्टडी। अब हमारा टर्म आ गया सराउंडिंग्स। इट इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स नॉट सिलेक्टेड फॉर द स्टडी। यानी मैंने जब इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया स्टडी के लिए, तो ये जो पेपर है ये क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया, क्योंकि इसको मैं स्टडी नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बॉक्स को स्टडी कर रहा हूँ। और बाकी जो भी चीज़ें हैं इसके आसपास वो सब क्या है, सराउंडिंग्स हैं, जिसको मैं स्टडी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस बॉक्स को स्टडी कर रहा हूँ। इट इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स नॉट सिलेक्टेड फॉर द स्टडी ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए ये सिलेक्ट नहीं किया गया है जो चीज़, उसको बोलते हैं सराउंडिंग। बाउंड्री में बता दिया हूं, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो पार्टीशन करता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो भी चीज पार्टीशन करता है उसको बाउंड्री बोलते हैं। अब सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम देख लेते हैं, सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो एक होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब उसमें अंदर बाहर कुछ भी चीज
मतलब लेन देन हो सकता है। जैसे आप पानी गर्म कर रहे हो, तो पानी गर्म करते वक्त जो आपने ये मान लो पानी गर्म करते वक्त ये बर्तन आपने गैस पर रखा है, तो गैस में आप जब हीट दे रहे हो, एनर्जी इसके अंदर जा रहा है ना, नहीं सिस्टम के अंदर एनर्जी जा रहा है इसके अंदर। अब पानी उबल रहा है यानी सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस आ रहा है, और पानी उबलते ही जो गैस है वो बाहर आ रहा है। ये गैस क्या है? गैस कोई एनर्जी तो नहीं है, मैटर है। यानी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर हो रहा है सराउंडिंग से, एनर्जी भी एक्सचेंज हो रहा है और मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम। इट इज़ द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मैटर। देखिए पानी जब उबल रहा है तो मैटर जो है वो बाहर आ रहा है सिस्टम से, यानी गैस जो है बाहर आ रहा है सिस्टम से, तो मैटर बाहर आ गया, मतलब सिस्टम से बाहर आ गया आप। एज वेल एज एनर्जी, एनर्जी जो है वो भी बाहर आ रहा है। तो सिस्टम से जब एनर्जी और मैटर दोनों बाहर आने लगे तो हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ओपन सिस्टम। आप एक ग्लास को बंद कर दीजिए, ठीक है, एक ग्लास को बिल्कुल ढक्कन से बंद कर दीजिए, लेकिन फिर भी उसका जो हीट है वो बाहर आएगा। अब हीट क्या है? हीट एनर्जी है, यानी एनर्जी जो है वो बाहर आ रहा है। तो मैटर एनर्जी जब दोनों बाहर आने लगे या अंदर जाने लगे तो उसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं। क्लोज्ड सिस्टम, इसके विपरीत हम देखेंगे क्लोज्ड सिस्टम क्या है। इट इज द सिस्टम व्हिच मे एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर। यानी आप एक ग्लास लीजिए, इसको पूरा पैक कर दीजिए, इसके अंदर गर्म पानी मैंने डाल दिया, गर्म पानी के अंदर क्या है? हीट है। अब गर्म पानी से जो गैस है वो तो बाहर नहीं आएगा क्योंकि मैंने पूरा बंद कर दिया है, तो कोई मैटर इसके अंदर से बाहर नहीं आएगा। लेकिन मैटर बाहर नहीं आएगा, लेकिन एनर्जी तो बाहर आ जाएगा, हीट के तौर पे एनर्जी तो बाहर आ जाएगा। यानी जब सिर्फ एनर्जी बाहर आ सके, मैटर बाहर नहीं आ सकता, तब उसको क्लोज सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोज सिस्टम। तो ये अब हो गया क्लोज सिस्टम, इसमें एनर्जी तो बाहर आ सकता है लेकिन मैटर बाहर नहीं आ सकता। अब देखेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ना एनर्जी बाहर आ सकता है ना ही मैटर बाहर आ सकता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मान लो ये अभी थर्मोफ्लास्क है, मान लो, तो थर्मोफ्लास्क में क्या होता है? ना हीट बाहर आ सकता है ना ही जो उसके अंदर सामान है वो बाहर आ सकता है, यानी मैटर भी बाहर नहीं आ सकता और हीट भी बाहर नहीं आ सकता। तो एक तरह का आइसोलेटेड सिस्टम हम समझ सकते हैं थर्मोफ्लास्क को, क्योंकि उसमें ना हीट बाहर आ रहा है ना मैटर बाहर आ रहा है, ना हीट अंदर जा रहा है ना मैटर यानी अब थर्मोफ्लास्क ऐसा भी है कि बाहर से भी वो हीट नहीं लेगा, ठीक है। यानी आपने अगर ठंडा पानी रखा है थर्मोफ्लास्क में तो वो गर्म नहीं हो जाएगा क्योंकि वो अंदर से हीट नहीं देता और बाहर से भी हीट नहीं लेता, यानी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं होता ना ही एक्सचेंज ऑफ मैटर होता है। तो एक तरह का आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है, न नीदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी इन द विद द सराउंडिंग के साथ ना वो एनर्जी एक्सचेंज करता है ना ही वो मैटर एक्सचेंज करता है। अब देखते हैं होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है देखते हैं। होमोजीनियस सिस्टम होता है इट इज अ सिस्टम व्हिच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यानी सारे तरफ यूनिफॉर्म है। अब चाय की पत्ती ले लो, ठीक है, तो चाय की पत्ती में से आप मतलब इतना सारा चाय की पत्ती है, तो वहाँ कहीं से भी मैं अगर निकालूंगा, कोई भी पोर्शन अगर मैं निकालूंगा एक चम्मच, तो चाय की पत्ती ही निकलेगी उससे, क्योंकि वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस यानी चारों तरफ एक समान है। लेकिन अगर चाय की पत्ती में मैं चीनी ऐड करके उसको मिक्स कर दूं, तो मैं कहीं से भी निकालूंगा तो ज़रूरी नहीं है कि चाय की पत्ती निकलेगी, हो सकता है उससे चीनी भी निकल आए, चाय की पत्ती भी निकल आए, चाय की पत्ती और चीनी मिक्स होकर निकल आए, तो वो हेटेरोजीनियस सिस्टम हो जाएगा ना। इट इज़ द सिस्टम व्हिच इज़ यूनिफॉर्म, यानी सारे सिस्टम में यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम। अब देखते हैं हेटेरोजीनियस सिस्टम। हेटेरोजीनियस सिस्टम क्या होता है, अभी बता दिया मैंने। इट इज अ सिस्टम व्हिच इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, तो यूनिफॉर्म नहीं होता है थ्रू आउट, ठीक है। स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल्स क्या होता है देखते हैं। स्टेट वेरिएबल्स आर दोज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज व्हिच व्हेन चेंज कॉज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ऐसा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जिसके चेंज होने से सिस्टम का स्टेट ही चेंज हो जाएगा। स्टेट माना उसकी अवस्था चेंज हो जाएगी। जैसे कॉम्पोजिशन है, जैसे कॉम्पोजिशन है। अब इसको सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। जो चाय है, चाय किससे बनता है? चाय पत्ती, चीनी और पानी से बनता है। अगर मैं उसका कॉम्पोजिशन ही बदल दूं, यानी उसमें दूसरा चीज़ ऐड कर दूं कुछ, तो हो सकता है वो चाय नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा, या हो सकता है उसके स्टेट में परिवर्तन आ जाएगा। तो कॉम्पोजिशन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ये चार चीज़, कॉम्पोजिशन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, इन सब चीज़ की वजह से क्या होता है, किसी भी चीज़ का स्टेट चेंज हो सकता है, तो इसको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल। आइसोथर्मल प्रोसेस,
आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है देखते हैं। इट इज दैट प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्मल मतलब हीट। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो उसके बोलेंगे टेम्परेचर, थर्मल मतलब टेम्परेचर, ठीक है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो उसको बोलेंगे आइसोथर्मल। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या है, डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, देखिए मान लो ये सिस्टम है, ठीक है, इसमें 10 किलो जूल हीट एंटर हुआ, उसी टाइम पे 10 किलो जूल हीट एग्जिट कर लिया, यानी टेम्परेचर इसका कांस्टेंट है, लेकिन हीट तो चेंज हो रहा है ना, नहीं, हीट कांस्टेंट नहीं है। अब समझिए बात को, इसके अंदर 10 किलो जूल हीट एंटर किया, उसी टाइम पे 10 किलो जूल हीट एक्सचेंज मतलब बाहर निकल गया, टेम्परेचर सेम रहा, क्योंकि जितना एनर्जी आया उतना ही एनर्जी चला गया, तो टेम्परेचर सेम रहा, लेकिन इसमें हीट का तो एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, यानी चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा, चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। अब देखते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। बैर जहां पर भी बैरिक आ गया समझ लो प्रेशर से रिलेटेड है। इट इज द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ईच स्टेप ऑफ द प्रोसेस, यानी जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इसको बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, जिसमें प्रेशर जो है कांस्टेंट रहता है। तो प्रेशर जब कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा पी हमारा जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, देखिए इट इज द प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। जैसे मैंने समझाया कि 10 किलो जूल हीट इसमें एंटर किया, 10 किलो जूल बाहर हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन हीट का एक्सचेंज हो रहा है। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, जिसमें नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, ना हीट एंटर करेगा ना लीव करेगा, यानी चेंज इन हीट जो है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, यानी क्यू जो होगा हमारा कांस्टेंट रहेगा। आप देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी इसमें वॉल्यूम जब कांस्टेंट रहेगा तो उसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे, जिसमें ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द चेंज, यानी डेल्टा भी इक्वल्स टू जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो। Cyclic process, it is the process in which a system after completing a series of changes returns to its original state, यानी साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम कुछ सीरीज ऑफ चेंजेस होने के बाद फिर से वो वापस लौट आता है अपने पुरानी अवस्था में, तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, यानी घूम फिर के एक साइकिल बना के फिर उसी पॉइंट पे आ जाता है, यानी एक साइक्लिक प्रोसेस उसको कहेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, देखिए अगर ए प्लस बी सी प्लस डी देता है तो फिर सी प्लस डी जो है वो ए प्लस बी हमको दे देगा, ठीक है। डेफिनेशन को हमको याद रख लेना है, और बात ये जो समझने की बात है वो ये है कि ए प्लस बी अगर जुड़ के सी प्लस डी बना रहे हैं तो सी प्लस डी जुड़ के फिर से ए प्लस बी बना देगा, तो उसको रिवर्सिबल प्रोसेस इस तरह से कहते हैं, उसका साइन इस तरह से होता है, आपको पता ही होगा। उसके बाद देखिए इररिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉट कैरिड आउट इन्फिनिटेसिमली स्लो, इंस्टेड इट इज कैरिड आउट रैपिडली, यानी बहुत ही तुरंत हो गया। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ही स्लो, और जो इररिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो बहुत जल्दी होता है, ठीक है, बहुत जल्दी होता है। सो दैट द सिस्टम डज नॉट गेट ए चांस टू अटेन इक्विलिब्रियम। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को जो है हम यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिए इंटरनल एनर्जी को यू के, इंटरनल मतलब अंदर, इंटरनल एनर्जी इट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम, सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ए गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, एब्सोल्यूट यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देखिए एब्सोल्यूट यू, ये कभी भी हम एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी हम कभी डिसाइड नहीं कर सकते, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिसाइड कर सकते हैं, एब्सोल्यूट नहीं डिसाइड कर सकते। जैसे जैसे मैं इसको साधारण सी भाषा में कह सकता हूं, गुडनेस, गुडनेस ये इसका एब्सोल्यूट गुडनेस किसी का नहीं होता है कि आप इसको पॉइंट दे दो कि इसका गुडनेस हो गया 10.5, नहीं, आप हमेशा कंपैरिजन करोगे कि ये बैड है तो ये उसके मुकाबले में गुड है, तो आप कंपैरिजन कर रहे हो, इस एब्सोल्यूट नहीं होगा, गुडनेस एब्सोल्यूट नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से इंटरनल एनर्जी भी एब्सोल्यूट नहीं होता, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं हम, ठीक है, जिसको डेल्टा यू कहते हैं, यूपी माइनस यू आर। अब यूपी क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट पहले था बाद में प्रोडक्ट बना, तो हमको देखना होगा कि पहले रिएक्टेंट जब था
और जब प्रोडक्ट बना तो उसमें कितना मैंने एनर्जी का चेंज आया, तो यूपी माइनस यूआर करने से हमको पता चल जाएगा कि इतना चेंज आया, उसको बोलेंगे डेल्टा यू। एंथैल्पी, एंथैल्पी को एच के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा, इंटरनल एनर्जी को यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और एंथैल्पी को एच के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के अंदर जो भी हीट कंटेंट है एट कांस्टेंट प्रेशर, एक कांस्टेंट प्रेशर में, उसको बोलते हैं हम एंथैल्पी। याद रखिए, सिस्टम के अभी एच आ गया, हीट आ गया, समझ में आ गया, एच हीट, इट इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट कंटेंट होगा उसको हम एंथैल्पी बोलेंगे। एंथैल्पी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है U प्लस पीवी। यू का मतलब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी, पी और भी का मतलब होता है, पी का मतलब प्रेशर, भी का मतलब वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, और उसके साथ सम होगा इंटरनल एनर्जी, तब जाके हमारा बनेगा क्या, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी देखते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जैसे कि मैंने कहा था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सिमिलरली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सो चेंज इन एंथैल्पी इज कैलकुलेटेड डेल्टा एच। तो यहाँ पर यूपी माइनस यूआर हमने करा था, यहाँ पर एचपी माइनस एचआर हम करेंगे। सो डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, एचपी हो गया एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एचआर हो गया एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए डेल्टा एच मैंने क्या कहा था, एचपी माइनस एच आर, ये मैंने कहा था। तो एचपी को हम लिख सकते हैं यूपी प्लस पीवीपी माइनस एच आर को हम लिख सकते हैं यूआर प्लस पीवीआर। अब ये कहाँ से आया, देखिए H इक्वल्स टू यू प्लस पी बी, एच इक्वल्स टू, तो मैंने एंथैल्पी का बता दिया था आपको, H इक्वल्स टू यू प्लस पी बी, यानी इंटरनल एनर्जी प्लस पी बी, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखेंगे, चेंज इन एंथैल्पी लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, एच पी माइनस एच आर। तो एच पी क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, पी भी वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, तो यूपी प्लस पी भी पी। तो इसको अगर फर्दर हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी। तो यहाँ पर डेल्टा दे देना है और भी में डेल्टा दे देना है, कांस्टेंट प्रेशर रहना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तो उसमें तो चेंज नहीं आएगा, डेल्टा भी होगा, ठीक है। अब इन केस ऑफ गैस में क्या होता है, हमको पता है पी भी इज इक्वल टू एनआरटी, ये पता है कि नहीं पता है, पता है। तो पी डेल्टा भी क्या होगा, डेल्टा एनआरटी, पी डेल्टा भी क्या हो जाएगा, डेल्टा एनआरटी। बात बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो पी भी एनआरटी होता है, तो पी डेल्टा भी क्या हो गया, डेल्टा एनआरटी हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ हमको यहाँ पर पी डेल्टा भी की जगह डेल्टा एनआरटी पुट कर देना है, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी की जगह हम पुट कर देंगे डेल्टा एनआरटी। इन केस ऑफ गैस के केस में ये सिस्टम हमारा लग जाएगा। अब देखिए फिर डेल्टा एन इज द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस व्हेन वॉल्यूम चेंजेस बाय डेल्टा बी। देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। एक्सोथर्मिक मतलब जो भी हीट बाहर निकालता है, यानी रिएक्शन के टाइम पे हीट बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाल देंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जब पानी में डालेगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, यानी उससे हीट निकलेगा, हीट इवॉल्व होगा, निकलेगा। सो दीज आर द रिएक्शन व्हिच आर अकम्पनीड बाय एवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी हीट निकलता है, एवोल्यूशन का मतलब निकलना, बाहर निकलना, हीट एनर्जी, एंड हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। डेल्टा एच का क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा। क्यों नेगेटिव वैल्यू होगा, तो देखिए यहाँ पर समझिए बात को, जब एनर्जी रिलीज हो जाएगा, रिलीज हो गया, इसका मतलब प्रोडक्ट में इसका मतलब रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज़्यादा था, जब वो प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बनते टाइम पे एनर्जी तो रिलीज हो गया, तो प्रोडक्ट के पास जो एनर्जी होगा वो कम होगा। इस वजह से जब हम HP माइनस HR करेंगे तो ये HP जो होगा छोटा वैल्यू होगा, स्मॉल वैल्यू, HR जो होगा बड़ा वैल्यू होगा, बिग वैल्यू। जब स्मॉल वैल्यू को बिग वैल्यू से माइनस करेंगे तो हमारा नेगेटिव आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट के पास जो एनर्जी है वो कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि रिलीज कर दिया ना, रिएक्टेंट ने रिलीज कर दिया हीट। जब हीट रिलीज कर दिया तो एनर्जी कम हो गया, जब कम हो गया तो कम से ज़्यादा को जब माइनस करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। इस वजह से यहाँ पर डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव में है, क्योंकि हीट यहाँ पर रिलीज हो जा रहा है, हीट, इस वजह से
अभी देखिए C+O2CO2 कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं यानी कंबसन रिएक्शन करते हैं। अब इसमें सवाल ये हो सकता है कि कार्बन को जलाने के लिए तो हमको फ्लेम देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। देखिए किसी भी चीज़ को जलाने के लिए एक स्पेसिफिक हीट दिया जाता है जिसको बोलते हैं कंबसन टेम्परेचर। जब उसको कंबसन टेम्परेचर दिया जाएगा तो फिर रिएक्ट होके वो जलने लगेगा। तो इसमें जो कंबसन टेम्परेचर दिया जाता है वो टेम्परेचर जो है कम होता है विथ रेस्पेक्ट टू वो टेम्परेचर जो बाद में रिलीज होता है। यानी जब हम जलाएंगे तो कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, लेकिन जब वो जलेगा तो ज़्यादा टेम्परेचर रिलीज करेगा। तो टेम्परेचर हम दे रहे हैं कम लेकिन वो रिलीज कर रहा है ज़्यादा, ठीक है। तो रिलीज के टाइम पे जो टेम्परेचर निकल रहा है वो हमारा महत्वपूर्ण है। इस वजह से हम इसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि रिलीज के टाइम पे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन बिल्कुल इसका उल्टा, कि आपको रिएक्शन कराने के लिए हीट देना पड़ेगा, रिएक्शन कराने के लिए हीट देना पड़ेगा। दीज आर द रिएक्शन व्हिच आर एक्कम्पनीड बाय एब्जॉर्प्शन, यानी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है ऑफ हीट एनर्जी एंड हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ H। तो समझ गए पॉजिटिव वैल्यू किस लिए है, क्योंकि हम हीट दे रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट का जो एनर्जी है वो बढ़ेगा, जो प्रोडक्ट है उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगा, तो प्रोडक्ट HP माइनस HR जो वैल्यू निकलेगा हमारा वो प्लस में निकलेगा। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन गैस को हम जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा पास NO निकल के आता है, तो डेल्टा H हमारा वैल्यू निकल के आता है 180.5 किलो जूल। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व, या तो इवॉल्व होगा यानी रिलीज होगा, एब्जॉर्ब्ड होगा यानी खींचेगा, व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट कम्प्लीटली, यानी जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कंप्लीटली रिएक्ट कर देंगे यानी कुछ भी बचेगा नहीं, गिव द प्रोडक्ट्स, उसके बाद प्रोडक्ट दे देगा, तब जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व होगा या फिर एब्जॉर्ब होगा उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यानी किसी भी रिएक्शन के लिए जो भी एनर्जी रिलीज होता है या फिर एब्जॉर्ब होता है उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जैसे C+O2CO2, तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है -393.5 किलो जूल, जो हमारा हमने देखा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा, जो डेल्टा H है उसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा H इक्वल डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, डेल्टा V हो जाएगा 0, तो डेल्टा V 0 हो जाएगा तो P डेल्टा V भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब P डेल्टा V 0 हो जाएगा तो डेल्टा H जो है वो किसके साथ इक्वल हो जाएगा, डेल्टा U के साथ। इंटरनल एनर्जी चेंज इज द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम अगर होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज वही होगा हमारा चेंज इन एंथैल्पी, वही होगा हमारा चेंज इन एंथैल्पी या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब हम देखेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये भी देखिए बहुत सिंपल है, जितने भी ऐसे आएंगे ना, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ये बहुत ही ईजी हैं, सेम टाइप ऑफ डेफिनेशन रखते हैं, ठीक है। इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन लार्ज एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को जब हम लार्ज एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में डाल देंगे, यानी मान लो 1 ग्राम चीनी को हम, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर 1 मोल लिखा है, 1 ग्राम चीनी को हम एक टंकी भर पानी में डाल देते हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम चीनी को जब हम टंकी भर पानी में डाल देंगे तो बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगा चीनी। फर्दर जब हम एक्स्ट्रा पानी उस टंकी में डालेंगे तो उसका कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि तो ऑलरेडी वो इतना एक्सटेंड में डाइल्यूट हो चुका है, उसके बाद फर्दर हम जब पानी डालेंगे उसमें डाइल्यूट अब होने का कोई चांस ही नहीं है। सो इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन लार्ज एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट सो दैट ऑन फर्दर डाइल्यूशन, जब हम फर्दर उसमें टंकी में पानी भरेंगे, नो हीट चेंज ऑकर्स, तो डाइल्यूशन नहीं होगा। जब डाइल्यूशन ही नहीं होगा तो हीट चेंज भी नहीं होगा। देखिए जब भी डाइल्यूशन होता है तब हीट का चेंज होता है जरूर, देखिए क्योंकि उसमें ब्रेक हो रहा है ना, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो हीट चेंज तो होगा ही। तो इसको भी आप समझने की जरूरत है। अब देखिए एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसको अगर आप चाहें लिख सकते हैं, अब इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करने का कोई मतलब नहीं है। KCl प्लस AQ मतलब पानी, KCl एक्वस सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। इसको अब हम ज़्यादा नहीं समझाते, अब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में आ जाते हैं, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और वाइसा वर्सा, या फिर लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन भी सिंपल फंडा है, वही जैसे हमारा फ्यूजन था। इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ लिक्विड इज चेंज इनटू वेपर, लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम
एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे, लिक्विड से वेपर बन गया तो वेपराइजेशन। आपको भी पता है वेपराइजेशन किसको बोलते हैं, लिक्विड से वेपर बनने को वेपराइजेशन बोलते हैं। तो H2O लिक्विड था, गैस बन गया इतना, अब गैस से लिक्विड बन गया इतना, चेंज हुआ, इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ, एंथैल्पी चेंज हुआ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखते हैं, इट इज़ द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। जब 1 मोल कंपाउंड फॉर्म होता है, यानी दो अलग अलग एलिमेंट्स मिल के कंपाउंड बनाते हैं, तो यहाँ पर H2 और O2 मिल के कंपाउंड बना दिया H2O, तो जितना एनर्जी चेंज हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी एक नया कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो उसके लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, चेंज होगा, जो भी होगा उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इट इज द एंथैल्पी ऑफ कंबसन, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस अंडरगोस कंप्लीट कंबसन। कंबसन मतलब दहन, किसी चीज को हम जला रहे हैं, जैसे एक लकड़ी को जला रहे हैं तो उसको एक टेम्परेचर देना पड़ेगा, उस टेम्परेचर को पाने के बाद वो जलना शुरू करेगा, सब्सटेंस अंडरगोस कंप्लीट कंबसन। तो